यूपीएससी पीटी में इन्वायरमेंट का रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो पीटी के साथ साथ सीएससी की एग्ज़ाम में जो फॉरेस्ट वाली एग्ज़ाम होती है आईएफएस की, वो भी यूपीएससी पीटी से ही निकलती है। तो इस कारण इन्वायरमेंट का रोल धीरे धीरे इसमें वृद्धि करती जा रही है। लगभग 20 के समथिंग आसपास पर्सन इन्वायरमेंट से आ जाते हैं। अपन उन्हीं टॉपिक की बात करेंगे जो इन्वायरमेंट में सीधे पर्सन पूछे जाते हैं या जो ज़रूरी हैं। आगे अपन जब पीटी 365 करेंगे तब करंट की बात कर लेंगे और अपन अपने नोट्स को ऐड ऑन कर लेंगे। लेकिन जो भी मैं अभी जिनकी पढ़ाई करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीटी में वहाँ से पर्सन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। आप यदि पीवाईक्यू आपने किया है तो पढ़ते टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि ये नोट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपने पहले रिवीजन कर लिया है तो ये क्विक रिवीजन है, ये आसानी रहेगी। यदि आपने पहली बार सीधा पढ़ रहे हो तो हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत आए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझाऊँ। यदि हो सके फिर भी तो आप अपनी पहली वाली प्लेलिस्ट पर जाओ और वहाँ जाके देख लो अपने जो भी इन्वायरमेंट है डीपली थोड़ा समझा के पढ़ा था। तो अपन अब क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखो, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। पर्यावरण होता क्या है? पर्यावरण देखो नॉर्मली क्या है, जो अपन आसपास जो भी अपने को जो भी दिखाई दे रहा है, या वस्तु है या कोई भी घटक है, दिखाई दे रही है या दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई देने वाला कोई भी जीव जंतु हो गया, नहीं दिखाई देने वाला कोई गैस वगैरह हो गई, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो वो जो दृश्य या अदृश्य जो भी घटक है वो जो अपने चारों ओर विद्यमान है उसको अपन पर्यावरण बोलते हैं। जब अपन अपने चारों ओर जो विद्यमान घटक हैं उनके मध्य अपने संबंधों को देखने लग जाते हैं कि ये इससे क्या संबंधित है या क्या संबंध रख रखा है या इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो जब इन संबंधों के अध्ययन की बात करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। ये किसने दिया था पारिस्थितिकी संकल्पना? हेकल मोहिते ने। तो पारिस्थितिकी क्या है? पर्यावरण के विभिन्न घटक, इसमें रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अध्ययन। समझ में आया पर्यावरण और पारिस्थितिकी में क्या अंतर है? पर्यावरण तो हमारे चारों ओर जो भी विद्यमान है वो हो गया पर्यावरण, लेकिन जब चारों ओर जो विद्यमान है घटक उनके मध्य जो संबंध है जब उनकी बात करेंगे उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। तो संबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के। या तो अपन उन घटकों को प्रभावित करेंगे, मानव या तो उन घटकों को प्रभावित करेगा या उन घटकों से प्रभावित होगा। तो यदि मानव उन घटकों से प्रभावित हो रहा है यानी नियति के द्वारा मानव प्रभावित हो रहा है तो उसको नियतिवाद बोलते हैं। जैसे पहले वर्षा आती थी या जो ठंड थी उस समय अपन गुफाओं में चले जाते थे, लेकिन आज यदि ठंड और वर्षा होती है, ठंड होती है तो अपन हीटर ऑन कर लेते हैं, गर्मी लगती है तो अपन एसी ऑन कर लेते हैं, यानी पर्यावरण को अपन खुद परिवर्तित कर देते हैं। पर्यावरण पर अपन डिपेंडेंट नहीं रहते इतने। तो जो पर्यावरण को अपन खुद परिवर्तित कर देते हैं उसको मानव केंद्रित यानी संभाववाद बोलते हैं। और जो नियति के आधार पर अपन निर्धारित रहते थे उसको नियतिवाद बोलते हैं। नियतिवाद इसको गहन पारिस्थितिकी बोलते हैं, और जो अपन मानव परिवर्तित कर देता है यानी जो संभाववाद है उसको सतही पारिस्थितिकी बोलते हैं। समझ में आया? संबंध इस प्रकार के हो सकते हैं, या तो मानव प्रभावित करेगा या नियति प्रभावित करेगी। तो जिसको जो नियति आधारित होता है संबंध वो होता है गहन पारिस्थितिकी, और जो संभाव यानी मानव अपनी संभावना के आधार पर उसको परिवर्तित कर देता है उसको सतही पारिस्थितिकी बोलते हैं। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र वो बोलते हैं, अभी अपनी बात की थी संबंधों का अध्ययन। अब उन घटकों की बात करते हैं जो घटक एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के बिना उनका अस्तित्व नहीं है, मतलब एक दूसरे से यदि वो उपस्थित हैं तो एक दूसरे पर आश्रित हैं, उनका क्या संबंध होगा? यानी अन्योन्य आश्रित जैविक और अजैविक घटक के मध्य जो भी अंतःक्रिया होगी, जैविक घटक है ये एक अजैविक घटक है, इनके मध्य जो अंतःक्रिया होगी उसका जो परिणाम होगा वो पारितंत्र के अंदर आता है। ये इसके ऊपर ही आश्रित रह सकता है। जैसे मेंढक हो गया, मेंढक को जल चाहिए ही चाहिएगा, हैं? या फिर मछली है, मछली को जल चाहिए, तो इस पर आश्रित है ना, मछली जल पर आश्रित है, तो हो गया ये इनको अन्योन्य आश्रित है, यानी इसके बिना इसका कोई आश्रय नहीं है, यानी इस पर यह आश्रित है, तो इसको बोलते हैं अन्योन्य आश्रित। जैविक और अजैविक घटकों के इनके मध्य जो अंतःक्रिया होगी, तो जैविक घटकों में कौन कौन सा आता है? उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता है और अपघटक। आगे बात करेंगे उत्पादक कौन होते हैं, उपभोक्ता कौन होते हैं और अपघटक कौन होते हैं। जो अजैविक घटक होते हैं उसमें क्या क्या आता है? मृदा आती है, आर्द्रता आती है और तापमान, ऊर्जा, यानी जो दिखाई नहीं दे रहा है ना, जैसे तापमान हो गया। अपन बात करते हैं दृश्य और अदृश्य। मृदा दिखाई दे रही है, आर्द्रता दिखाई देती है, नहीं दिखाई दे रही, तापमान दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो जैविक और अजैविक घटक, अजैविक घटकों में मृदा, आर्द्रता, तापमान
और जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इन घटकों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसको पारितंत्र बोलते हैं। ध्यान रखना, पारिस्थितिकी में क्या होता है, पारिस्थितिकी में क्या होता है कि अपन घटकों के मध्य जो संबंध होंगे उनके अध्ययन करेंगे, लेकिन जो पारितंत्र होता है उसमें एक दूसरे पर आश्रित होते हैं जो घटक, यानी अन्योन्य आश्रित होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। अब एक पारितंत्र हो गया, एक पारितंत्र हो गया जल, दूसरा पारितंत्र हो गया स्थल। जल और स्थल के मध्य का एक क्षेत्र भी तो और भी क्षेत्र पाया जाएगा ना, इनके मध्य एक क्षेत्र पाया जाएगा जहाँ पर जल और स्थल मिलेंगे, वहाँ पर एक क्षेत्र पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, जल और स्थल का दोनों का क्षेत्र है, वहाँ पर स्थल भी मौजूद है और जल भी मौजूद है। तो ये जो संक्रमण का क्षेत्र है उसको बोलते हैं इकोटोन। संक्रमण वाला क्षेत्र में जल की आबादी भी होगी और स्थल के जीवों की भी आबादी होगी, यानी जैव विविधता, जल वाली जैव विविधता भी शामिल होगी और स्थल वाली जैव विविधता भी शामिल होगी। इस कारण जो इकोटोन होता है उसकी जैव विविधता अपने आसपास वाले जो पारितंत्र है उससे अधिक होती है। तो ये जो अधिक आबादी होती है ना उसको बोलते हैं एज इफेक्ट, यानी संक्रमण क्षेत्र में अपने आसपास के पारितंत्रों से अधिक आबादी को एज इफेक्ट या कोर प्रभाव बोलते हैं। अब जो यहाँ पर जो संक्रमण में जो जीव पाया जाएगा वो जल वाला जीव स्थल वाले जीव से संक्रमण करेगा तो उसमें परिवर्तन होगा ना, इस परिवर्तन क्या बोलते हैं, इकोक्लाइन। और जो इनके जो स्वरूप में परिवर्तन होगा उसको बोलते हैं इकोफिन। तो क्या क्या देखा अपने, पारितंत्र, दो पारितंत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, दो पारितंत्रों के बीच का क्षेत्र क्या बोलते हैं, इकोटोन। और जो इकोटोन वाले जो क्षेत्र में यानी अपने आसपास के जो पारितंत्र से यदि अधिक जैव विविधता है तो उसको बोलते हैं एज इफेक्ट या कोर प्रभाव। अब जो एज इफेक्ट, जो कोर प्रभाव, जो संक्रमण वाला क्षेत्र है उसमें इधर जल वाला क्षेत्र भी के जीव आ रहे हैं और इधर स्थल वाले क्षेत्र के जीव आ रहे हैं, इन दोनों में संक्रमण होगा तो जो जीव बनेंगे उनमें जो यहाँ का जो मान लो जल का जीव था वो उच्च कोटि का था, लेकिन वो स्थल वाले जीव से आगे संक्रमण करेगा तो इसकी तुलना में निम्न कोटि का हो जाएगा, यानी उसका डिक्लाइन होगा यानी इकोक्लाइन होगा, इकोटोन में होगा ना डिक्लाइन, इकोक्लाइन। तो याद रखने के लिए कि जीव का अपने जो पहले वाला जो पारितंत्र था उससे की तुलना में डिक्लाइन हुआ यानी इकोटोन में डिक्लाइन हुआ तो इकोक्लाइन, याद रखने के लिए है ना। तो जो संरचना में परिवर्तन हो जाएगा उस जीव की, जैसे जल का जो जीव आया था, कोई मेंढक जब बाहर आया तो उसको पैर वगैरह आ गए तो उसको चलना पे आ गया, स्थल के लिए चलना हो गया। जो स्थल का जो जीव है जो जल वाले संक्रमण वाले क्षेत्र में गया तो उसको तैरने वाला भी आ गया उसमें, तो उसमें भी संरचना में परिवर्तन हो गया ना, कि अब वो पहले तो स्थल पर केवल चल ही सकता था लेकिन अब जल के संपर्क में आ गया तो तैरना भी सीख गया, तो इसको बोलते हैं इकोक्लाइन, यानी उनके संरचना में परिवर्तन। एक और होता है स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। देखो कोई भी जीव जा रहा है, कोई दूसरे वातावरण में जा रहा है तो वो वहाँ पर वातावरण में जिंदा रह सके इसके लिए अपने आप में परिवर्तन करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इकोफिन, यानी नए वातावरण के अनुसार जीवित रहने की जो क्षमता विकास करता है ना और जो परिवर्तन करता है अपने आप में उसको इकोफिन बोलते हैं। इकोक्लाइन अपने में कर्मी को निरंतर परिवर्तन करता है, इकोटोन वाले जो जीव होता है वो उसको इकोक्लाइन बोलते हैं। और जो जब जीव अपने स्वरूप में परिवर्तन करता है उसको इकोफिन बोलते हैं। इको टाइप क्या होता है, जो स्थानीय आबादी थी ना, कोई भी स्थानीय जो आबादी थी, यानी मान लो वो इकोटोन वाला जो क्षेत्र है वहाँ की जो स्थानीय आबादी थी, यहाँ के जीव भी अपने आप में विकास करेंगे ना आगे बढ़ने के लिए, तो उसको बोलते हैं इको टाइप, यानी जो टाइप कौन सा टाइप है, जो पहले इकोटोन में पहले से मौजूद था वो वाला टाइप, इको टाइप, यानी आनुवंशिक रूप से अनुकूलित स्थानीय आबादी। पारितंत्र के प्रकार कौन से हो सकते हैं, पारितंत्र स्थलीय हो सकता है या पारितंत्र जलीय हो सकता है। स्थलीय में वन बायम हो गया है, सदाबहार क्षेत्र, पर्णपाती या शीतोष्ण, आगे देखेंगे इन सबको। जो जलीय जो क्षेत्र होगा वो यानी ये तो बहता हुआ हो गया, या स्थिर जल का क्षेत्र हो गया, तो बहते जल का पारितंत्र यानी नदी वगैरह का पारितंत्र अलग होगा। स्थल जल हो गया उसमें या तो खारा जैसे समुद्र वाला पारितंत्र अलग होगा, ताज़ा झील का पारितंत्र अलग होगा। या फिर जो संक्रमण अभी इकोटोन की बात करके आए थे, आर्द्रभूमि, जवार, नदभूग, ये भी पारितंत्र ही हैं। कृत्रिम पारितंत्र भी होते हैं, ध्यान रखना, पारितंत्र जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक ही हो, कृत्रिम पारितंत्र भी होते हैं। कृत्रिम पारितंत्र जैसे उद्योग हुआ, शहर हुआ,
कृषि क्षेत्र हुआ या बागान हुआ। देखो उद्योग हो गया, उद्योग कोई हो गया, उसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों पाए जाएंगे। तो इनमें एक दूसरे से अंतःक्रिया भी होगी और अन्योन्य आश्रित भी होंगे। जैसे कोई उद्योग है, चीनी का उद्योग है, चीनी में गन्ना भी चाहिएगा और बाकी जो भी सामग्री चाहिए वो आप एक दूसरे पर आश्रित होंगी ना। तो ये उद्योग भी पारितंत्र है, लेकिन ये कृत्रिम पारितंत्र है, ध्यान रखना। पारितंत्र के कार्य देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला को बनाए रखना, ऊर्जा का प्रवाह करना। देखो खाद्य श्रृंखला आगे भी देखेंगे, ऊर्जा का प्रवाह का आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, इसको 10% रूल भी बोलते हैं। अभी देखते हैं पारितंत्र के कार्य। देखो खाद्य श्रृंखला को बनाए रखना, पोषण तत्वों का चक्रण करना। जो पारितंत्र होता है उसमें पोषक तंत्रों का चक्रण होता रहता है ना, और पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना। अब देखते हैं जैव क्षमता क्या होती है। तो जैव क्षमता यानी कोई भी जीव हो गया, उस जीव की अपनी आबादी में वृद्धि करने की अधिकतम दर क्या होगी, उसको क्या बोलते हैं, जीव की क्षमता। जैविक क्षमता क्या हुई, आबादी की वृद्धि करने की अधिकतम दर। कोई भी जीव है उसकी अधिकतम दर से वो कितनी आबादी कर सकता है, अपनी जनसंख्या में कितनी वृद्धि कर सकता है, उसको जैविक क्षमता बोलते हैं। लेकिन कोई जीव है उस स्थान पर पाए जाते हैं वो जीव, तो उस स्थान की कितनी कैपेसिटी है, यानी उस स्थान के संसाधनों की कितनी कैपेसिटी है कि वो उस जो प्रजाति है ना उसके अधिकतम लोगों को जीवित रख सके। कोई भी जीव, कोई भी स्थल है उसकी एक सीमा होगी ना, कि वहाँ के संसाधनों की एक सीमा होती है कि यहाँ पर 1000 संसाधन मौजूद हैं, तो इनकी सीमा होगी ना कि हाँ यहाँ पर 100 जीवों के लिए भरण पोषण कर सकते हैं। तो वो कैपेसिटी हो गई उसकी, वो हो गई वहन क्षमता। तो वहन क्षमता क्या होती है, कोई भी क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र की वह क्षमता जो किसी भी प्रजाति या किसी जीवों को अधिकतम संख्या को बनाए रख सकती है। तो वह क्षमता क्या होती है, वस्तुओं की अधिकतम क्षमता को बनाए रखने की क्षेत्र की क्षमता। अच्छा, पोषण स्तर क्या होता है। पोषण स्तर जैसे जो उत्पादक होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, पहले उत्पादक हो गया, उत्पादक को कौन खाएगा, कोई शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी कौन खाएगा, मांसाहारी खाएगा, मांसाहारी को इससे उच्च कोटि का मांसाहारी खाएगा। तो ये हो गया पोषण का स्तर। पहला पोषण हो गया उत्पादक, फिर उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को किसने खाया, मांसाहारी ने खाया। द्वितीय उपभोक्ता, उसको तीसरे ने खाया, या फिर अंत में जाके अपघटक हुआ। ये पोषण स्तर है। अधिकतम कितने पोषण स्तर हो सकते हैं, 3 से लेकर 6 तक। 3 कैसे, पहले कोई उत्पाद किया, फिर उसको किसी शाकाहारी ने खाया, शाकाहारी को किसी मांसाहारी ने खाया, और मांसाहारी को कोई और जीव खाया। तो ये हो गया पोषण स्तर है। तो 3 तो हो रहे हैं ना मिनिमम, जैसे शाकाहारी हुआ, मांसाहारी हुआ। अच्छा, पोषण स्तर, इसमें अब ध्यान रखना, मैंने बात किया कि उत्पादक हो गया, ये हो गया प्रथम स्तर पर। द्वितीय स्तर पर कौन हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कोई शाकाहारी हो गया। तीसरे पे द्वितीय उपभोक्ता, ये हो गया मांसाहारी। तो ये जो चरण है ना, मान लो इसने, उत्पादक ने अपनी कुल कितनी ऊर्जा बनाई, इसने ऊर्जा का निर्माण किया 1000 ऊर्जा। तो इस ऊर्जा निर्माण में 1000 में से ये जब प्राथमिक उपभोक्ता है ना, वो इससे ऊर्जा प्राप्त करेगा ना, इससे पोषण प्राप्त करेगा, तो उसके पास केवल 100 का ही पोषण प्राप्त होगी। 1000 में से 100 ही प्राप्त होगी, बाकी की 900 ये अपने विकास में कार्य कर लेगा, विकास में खर्च कर लेगा। केवल 10% ही दूसरे पोषण स्तर में ट्रांसफर होगी। अब जब शाकाहारी को कोई मांसाहारी खाएगा, यानी पोषण स्तर में आगे जाके वृद्धि होगी, तो इसका केवल 10% ही ऊपर जाएगा। तो 10% ही जाएगा, तो 100 का 10 है, 10 हो गया। तो जो द्वितीय मांसाहारी होगा उसकी ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी कि 1000 में से केवल 10 प्राप्त हुई है ना, और इससे ऊपर जाएगा तो 1 प्राप्त होगी। तो जैसे जैसे पोषण स्तर में वृद्धि होती जाती है, तो ऊर्जा केवल 10% ही स्थानांतरित होती है। तो बची 90 ऊर्जा कहाँ खर्च होती है, बची 90 ऊर्जा जो जहाँ से पोषण प्राप्त कर रहा है वहाँ पर अपने विकास में खर्च कर लेता है वो जी। तो अब देखते हैं कि पोषण स्तर समझ में आ गया ना। पोषण स्तर क्या है कि जहाँ से पोषण दूसरे स्तर पे जा रहा है, जैसे उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। तो ये हो गए पोषण स्तर। अधिकतम 3 से 6 तक हो सकते हैं। इसमें 10% ऊर्जा का नियम क्या हुआ, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा ही
स्थानांतरित होती है। 90% ऊर्जा उसके विकास में खर्च हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? 10% ऊर्जा का नियम भी बोलते हैं या लिंडमैन्स रूल भी बोलते हैं। इसको यदि आपको और विस्तार से देखना है तो मैं जो पीछे पहले वाली जो प्लेलिस्ट थी इकोनॉमी की, इसमें डीपली कवर कराया है, वहाँ जाके दोबारा समझ सकते हो। अच्छा, पोषण स्तर जो 10% ऊर्जा का नियम है वो क्या है? ऊर्जा की जितनी ऊर्जा की मात्रा होगी, जैसे जैसे पोषण स्तर वृद्धि होगा तो ऊर्जा की मात्रा में कमी आ जाएगी। यानी पोषण स्तर व्युत्क्रमानुपाती ऊर्जा की मात्रा। तो ध्यान रखना। आहार श्रृंखला क्या होती है? जैसे कोई भी जीव हो गया, जैसे ये भी जो पोषण स्तर का सीधा संबंध देखा था वो हो गया आहार श्रृंखला है। जैसे घास है, घास को किसने खाया? टिड्डे ने खाया। और टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने खा लिया। मेंढक को सांप ने खा लिया। सांप को बाज ने खा लिया। ये क्या हो गया? ये हो गया रेखीय चल रही है ना, एक के बाद दूसरी खा रहा है, दूसरी के बाद तीसरा खा रहा है। ये हो गया आहार श्रृंखला, यानी कौन सा जीव किस जीव को खाता है। लेकिन वहीं देखो, घास है, घास को टिड्डा खाया था, इसको मेंढक खाया, मेंढक को सांप खाया। लेकिन क्या घास को केवल टिड्डा ही खाएगा क्या? घास को गाय भी खा सकती है ना। और टिड्डे को मेंढक के अलावा कोई छिपकली खा सकती है। गाय को भेड़िया खा सकता है, भेड़िए को शेर खा सकता है। घास को बकरी खा सकती है, बकरी को शेर खा सकता है। तो ये पूरा एक अलग अलग जो चक्कर बन रहा है, केवल ऐसा तो नहीं है ना कि टिड्डा को केवल मेंढक खाएगा, टिड्डा को और दूसरा जीव भी तो खा सकता है ना। तो वो जो चक्कर बनता है कि इसको ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, तो ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, मतलब एक जाल की तरह फैले हुए रहते हैं। तो उसको बोलते हैं आहार जाल। आहार जाल क्या हुआ? यानी जो आहार श्रृंखला होती है उनका चक्कर। आहार जाल क्या हुआ? पारितंत्र की जो सभी आहार श्रृंखलाएं होती हैं, जब उनको मिला दिया जाता है उनको आहार जाल बोलते हैं। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड की। देखो, पारिस्थितिकी पिरामिड में यानी विभिन्न पोषण स्तर पर जो जीवों के मध्य जो संबंध हो रहा है, यानी जो भी बात किए थे कि उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, इनमें जो संबंध स्थापित हो रहा है, यानी किसका? ऊर्जा का संबंध तो आपने देख लिया, 10% ऊर्जा का नियम होता है ऊर्जा के संबंध में। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा कम होती जाएगी, यानी वो सीधा और ऊर्ध्वमुखी बनता है। तो जैसे कोई भी ऊर्जा है, जैसे ये पोषण स्तर है, यहाँ पर 1000 ऊर्जा थी, यहाँ पर 100 होगी, यहाँ पर ऊपर जाएगी तो 10 हो गई। तो ये हमेशा रेखीय बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1000 थी तो यहाँ पर 10,000 हो सकती है, नहीं, ये सीधा और रेखीय बनेगा। तो ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो ऊर्जा का चक्कर होता है वो सीधा और रेखीय बनता है। तो पहली बात तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या होती है कि इसका संबंध देखते हैं इसमें, मतलब एक पोषण स्तर से दूसरी पोषण स्तर में जो संबंध होता है ना, विभिन्न पोषण स्तरों में जो संबंध होते हैं उनको देखते हैं। तो ऊर्जा का संबंध तो ये हो गया। अब संख्या की बात करें तो संख्या क्या जरूरी है कि जो प्राथमिक स्तर पर होगा, प्राथमिक जो पोषण स्तर हो गया, जैसे पेड़ वाला पोषण स्तर हो गया, पेड़ पोषण दे रहा है, अब इस पर जो जीव होंगे, एक पेड़ पर केवल एक जीव होगा क्या? पेड़ तो एक हो गया, इस पर तो 10 पक्षी रह सकते हैं ना। तो ये तो उल्टा बनेगा ना, ये ऐसे बनेगा कि एक पक्षी हो गया, इस पर एक पक्षी, इस पर 10 एक पेड़ हो गया, एक पेड़ पर 10 पक्षी रह रहे हैं, यानी ये तो उल्टा बन रहा है ना। सीधा होता तो ऐसे बनना चाहिए था ये, लेकिन ये तो उल्टा बन रहा है। और ये सीधा बन सकता है, जैसे जल का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया, जल के क्षेत्र में मछलियाँ कम मात्रा में पाई जाती हैं और उससे बड़ी जो कम मात्रा में पाई जाती है, तो ये चक्कर सीधा भी पाया जाता है और उल्टा भी पाया जाता है। तो संख्या पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। और संख्या पिरामिड की तरह ही जो जैव भार का पिरामिड होते हैं, वो भी जैसे जैव भार यानी जो कितना भार होगा ना वो भी सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। तो ध्यान रखना, केवल ऊर्जा पिरामिड होता है वो सीधा और ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की ओर जाने वाला होता है, लेकिन जो संख्या पिरामिड और जो जैव भार पिरामिड होती है वो सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है, जैसे जल वाला और पेड़ वाला। अच्छा, पारिस्थितिक उत्पादकता क्या होती है ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में देखो अपन क्या क्या क्लियर करेंगे, पारिस्थितिकी उत्पादकता और उत्पादकता घटता क्रम या क्या होता है, जो भी महासागरों के उत्पादन की जो दृष्टि से क्या होती है, जो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है।
पारिस्थितिक अनुक्रमणता देखेंगे। पीटीएम पर पीवाईक्यू का प्रश्न है पारिस्थितिक अनुक्रमणता से। अनुक्रमणता के चरण क्या क्या होते हैं ये देखेंगे। जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है, पाइनियर कम्युनिटी क्या होती है, आपने पाइनियर का नाम सुना होगा ना, वो क्या होता है। अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन के कौन कौन से संरचनात्मक या व्यवहारात्मक अनुकूलन क्या होता है। हाइबरनेशन के बारे में सुना होगा, पीटी पीआईक्यू। और 7 मेजर और लेवल और इकोलॉजी के जो 7 स्तर होते हैं वो क्या होते हैं। फिर बायोम, जैव संकेतक, फाउंडेशन प्रजातियाँ, ये सब अपन आगे देखेंगे। ओके ठीक है, बाय बाय।